इंदौर लोकायुक्त इकाई ने भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए वन विभाग के रेंजर वैभव उपाध्याय को रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया। शिकायतकर्ता जितेंद्र वास्केल, जो कि ग्राम जमुनिया मोटा मनावर का निवासी है। दरअसल शिकायतकर्ता ने बाग रोड से पांडु गुफा तक सड़क निर्माण का ठेका लिया था, जिसमें से लगभग 2 किलोमीटर सड़क वन विभाग क्षेत्र में आती है। रेंजर वैभव उपाध्याय ने सड़क निर्माण का काम रुकवा दिया और 3% रिश्वत की मांग की थी। पहले 96,000 रुपए ले चुके रेंजर ने अब 2 लाख रुपए और मांगे थे। सत्यापन के बाद आज लोकायुक्त टीम ने आरोपी रेंजर को 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों धर लिया। रेंजर उपाध्याय वन परिक्षेत्र बाग जिला धार में पदस्थ था। आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण संशोधन अधिनियम 2018 की धारा 7 के तहत कार्रवाई की जा रही है। सर, क्या कार्रवाई हुई लोकायुक्त के द्वारा? आवेदक जितेंद्र वास्केल हैं। इन्होंने हमारे पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त इंदौर श्री राजेश सहाय सर को एक आवेदन प्रस्तुत किया था, जिसमें लेख किया था कि इनके द्वारा सड़क निर्माण का ठेका पीडब्ल्यूडी विभाग से लिया गया है, जो कि बाग रोड से और बाग गुफाओं तक की सड़क 3-3.5 किलोमीटर की बनना थी, जिसमें से करीब 2 किलोमीटर 2200 मीटर के आसपास का एरिया वन विभाग के क्षेत्र में आता है। उसकी इनके द्वारा एसडीएम कार्यालय आदि से कुछ हिस्से की परमिशन भी आ गई थी, लेकिन इन्होंने काम रुकवा दिया और इनको परेशान कर रहे थे और 96,000 रुपये इन्होंने अभी कुछ समय पहले इनसे ले लिए थे रिश्वत के रूप में, और 2 लाख की मांग ये और कर रहे थे। तस्दीक कराई गई। तस्दीक में ये शिकायत सही पाई कि हाँ, पैसे की डिमांड श्री वैभव उपाध्याय, जो कि रेंजर हैं इस क्षेत्र के फॉरेस्ट के, इनके द्वारा की जा रही है। तो आज ये राशि देने का तय हुआ और इन्होंने 2 लाख में से 1 लाख रुपए आवेदक ने आज देना तय किया। इनको बुलाया गया तो इन्होंने कहा मैं थोड़ी देर में ऑफिस पहुंचता हूं। जैसे ही ऑफिस आए, आवेदक को हमने भेजा। आसपास हमारी लोकायुक्त की टीम तैनात थी। जैसे ही 1 लाख रुपए इन्होंने ग्रहण कर अपनी टेबल पर अपने बैग के नीचे रखवाए, ऐसे ही आसपास तैनात लोकायुक्त टीम ने इनको रंगे हाथ पकड़ लिया। सर, आपकी टीम में कौन कौन थे? मेरी टीम में मैं, सुनील तालान डीएसपी जी, और मेरे साथ हैं निरीक्षक श्री गजभिये, आरक्षक हैं आशीष, आरक्षक हैं पवन, प्रधान आरक्षक यादव जी हैं, प्रधान आरक्षक द्विवेदी हैं और आरक्षक परमार हैं, और भी कई आरक्षक हमारे साथ। आगे की कार्रवाई सर किस तरह की जाएगी? आगे की कार्रवाई यहीं इनके कार्यालय पर ही की जा रही है और इसके बाद इनको मुचलके पर रिहा किया जाएगा और अग्रिम कार्रवाई फिर माननीय न्यायालय में जांचोपरांत चालान प्रस्तुत किया। थैंक यू सर। मध्य प्रदेश के खरगोन से बड़ी खबर आ रही है। खरगोन जिले के आदिवासी अंचल के देर रात्रि हेला पड़ाव चौकी के अंतर्गत गौ तस्करी के दौरान गौ तस्करों ने चेकिंग में खड़े पुलिस के वाहन को टक्कर मार दी है और थोड़ी दूर ले जाकर वाहन छोड़कर 2 मौके से फरार हो गए। वहीं एक गौ तस्कर गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल श्रवण नाम के युवक को सिर में आई गंभीर चोट के चलते जिला अस्पताल लाया गया, जहां पर घायल का उपचार जारी है। वहीं परिजनों ने हेला पड़ावा पुलिस चौकी प्रभारी पर श्रवण को गोली मारने का आरोप लगाया है, लेकिन पुलिस गोली से इंकार कर रही है। घायल को जिला अस्पताल खरगोन में प्रारंभिक उपचार के बाद घायल को इंदौर रेफर किया गया। एएसपी नरेंद्र रावत ने बताया कि गौ तस्करी के दौरान पुलिस वाहन को टक्कर मारकर भागे थे 2 लोग। एक गंभीर हालत में वाहन के अंदर पड़ा हुआ मिला था, जिसे जिला अस्पताल लाया गया और इसके इलाज के बाद घायल युवक बात कर रहा है। पुलिस ने गोली मारने से एएसपी रावत से इंकार किया है। घायल की सीटी स्कैन और एक्सरे में गोली नहीं मिली है। क्या मामला है पूरा? सर, मेरे को ऐसा कोई पक्का मालूम नहीं है। ये कहीं गाड़ी वाड़ी पे जा रहे थे, बोले फिर कहीं गोली वोली लग गई करके मेरे को इतनी सूचना मिली है। अच्छा, आपका कौन लगते हैं? मेरा भतीजा लगता है। किसने मारी गोली, सूचना आई तो? चौकी प्रभारी ने मारी है बोले सर। कहाँ के चौकी प्रभारी? हेला पड़ावा। मतलब पुलिस के द्वारा चलाई? हाँ। नहीं तो ये क्या गो तस्करी की बता रही पुलिस की गो तस्करी कर रहे थे? सर, ऐसा तो मुझे कोई पक्का कंफर्म नहीं मालूम नहीं है सर। तो ये जिस प्रकार से यहाँ पर बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स भी लगाया गया है और वहाँ पर गांव में भी मतलब सर ऐसा कोई मेरे को कुछ जानकारी नहीं है। मेरे को मालूम पड़ा या खरगोन में, इसलिए मैं आया। मैं खरगोन में दौड़ के भाई मेरा भतीजा है तो क्या स्थिति है करके। क्या नाम है सर? अक्षय, ये सरवण। आप कहाँ से आए? मैं आमड़ी से आया सर। क्या नाम? मोहन डावर सर। और ये कहाँ रहते हैं? ये भी आमड़ी ही रहता है। अच्छा, हेला पड़ाव की वहाँ की घटना है? हाँ जी सर, हेला पड़ाव चौकी की घटना है। तो ये जिला अस्पताल से अभी एक गंभीर हालत में एक मरीज को लाया, उसको इंदौर रेफर करा है। बताया जा रहा है कि गोली लगी उसको। क्या मामला है? सवेरे उसको लेके आए थे एम्बुलेंस से, पुलिस साथ में आई थी।
कुछ अज्ञात था उस वक्त में और रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट करके जो है लेके आए थे। तो अस्पताल में उसको जो है भर्ती कर लिया गया था। हमारे अभी डॉक्टरों ने देखा, उसका सीटी स्कैन भी कराया। उसके लिए जो है मेरे को कलेक्टर मैडम से पता चला कि उसके परहैप्स जो है वो गन शॉट इंजरी हो सकती है। तो उसको इंजरी ऐसा नहीं कहा जा सकता कि गन शॉट इंजरी वो है ही सही। वो उसकी जो है कनपट्टी में चोट लगी है। फ्रैक्चर जो है वो टेम्पोरल बोन है। उसके फ्रेगमेंट जो है वो सीटी स्कैन में अंदर मिले हैं, है ना। उसको जांच पड़ताल करके इंदौर MYH रेफ़र कर दिया गया है। वहाँ के सुपरिटेंडेंट से जो है वो चर्चा कर ली है, तो उसको इमीडिएट भर्ती करके उसका ट्रीटमेंट शुरू कर देंगे। इसका मतलब सर उसको गोली छूकर कनपट्टी में से निकल गई है? हो सकता है इस तरह का हो, लेकिन कंफर्म नहीं कह सकते। मतलब अंदर गोली तो नहीं मिली? अंदर गोली नहीं दिखी है। एक्सरे और सीटी स्कैन की, हाँ सीटी स्कैन एक्सरे की दोनों रिपोर्ट में अंदर बुलेट नहीं मिली। क्या नाम लिखते सर आप? मैं सिविल सर्जन डॉक्टर अमर सिंह चौहान। दो तस्करों के खिलाफ कार्रवाई चल रही, इस व्यक्ति को गोली लगी, क्या है पूरा मामला? नमस्कार, ये थाना चैनपुर का मामला है। हेलापाड़ा में 7-8 किलोमीटर दूर एक घटनास्थल है। तो रात में गौवंश तस्करी की हम लोगों को सूचना मिली। उस पर चौकी प्रभारी मौके पर गए और चौकी प्रभारी की गाड़ी को टक्कर मारते हुए पिकअप आगे बढ़ी और कुछ देर दूर जाके वो रुकी। तो जब मौके पे थाना चौकी प्रभारी पहुंचा तो उसने देखा कि 2 लोग भाग चुके हैं वहाँ से और एक घायल अवस्था में गाड़ी के अंदर था। तो उसको उसके स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए और संवेदनशीलता दिखाते हुए चौकी प्रभारी ने उसको जिला अस्पताल लेके आया, उसको भर्ती कराया। वहाँ पे उसका CT स्कैन हुआ और एक्सरे हुआ और जिसमें वो लड़का स्वस्थ है, रिस्पॉन्ड कर रहा है और उसमें स्कल में थोड़ा सा फ्रैक्चर है जो कि सिविल सर्जन ने बताया, तो उसके लिए उसको इंदौर रेफर किया गया। गोली वाली घटना होता है, जैसे गोली लगी है, गोली नहीं लगी क्या? गोली जैसी कोई वारदात अभी सामने नहीं आई है और वो हर पहलू पर उसकी जांच की जाएगी। चोट कैसे आ रही है? चोट का अभी स्पष्ट कारण नहीं आया। CT स्कैन और एक्सरे में गोली जैसी कोई वारदात सामने नहीं आई है और उसमें चोट का कारण जो अभी सिविल सर्जन द्वारा बताया गया वो टकराने से भी हो सकती है। गांव वालों ने रोज है सर, वहाँ क्या स्थिति सर? अभी चौकी पे हालत सामान्य है और लगातार हम लोग संपर्क में हैं सभी से और इस घटना को बड़े संवेदनशीलता से देखा जा रहा है और सभी से बातचीत करके हम लोग आगे कार्रवाई कर रहे हैं। शाजापुर जिले में 93 खरीदी केंद्रों पर गेहूं की खरीदी जारी। शाजापुर जिले में 93 खरीदी केंद्रों पर गेहूं की खरीदी जारी है। कलेक्टर सुश्री रिजू बाफना ने जिले के किसानों से आग्रह किया है कि गेहूं की बिक्री के लिए रजिस्ट्रेशन का पोर्टल खुला है और किसान भाई आसानी से अपनी गेहूं की फसल का पंजीयन करा सकते हैं। रबी विपणन वर्ष में किसानों के हित को दृष्टिगत रखते हुए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन के लिए पंजीयन जारी है। अभी तक लगभग 64,000 किसानों ने अपना पंजीयन कराया जा चुका है। कलेक्टर सुश्री रिजू बाफना ने बताया कि गेहूं उपार्जन के लिए निर्धारित 67 पंजीयन केंद्रों पर जारी है। वहीं जिले में गेहूं का उपार्जन कार्य निरंतर जारी है, जिसकी मॉनिटरिंग के लिए कंट्रोल रूम भी बनाया गया है। वहीं समय समय पर कलेक्टर रिजू बाफना द्वारा खरीदी केंद्र का औचक निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश संबंधितों को दिए जा रहे हैं। शाजापुर जिले में 23 खरीदी केंद्रों पर महिला स्वयं सहायता समूह द्वारा काम किया जा रहा है। 5 मई तक यह खरीदी चलेगी। कलेक्टर रिजू बाफना ने बताया कि गेहूं की खरीद पूरी पारदर्शिता और सुव्यवस्थित ढंग से की जा रही है। जिन किसानों से गेहूं खरीदा गया है उन्हें भुगतान में तेजी से किया जा रहा है। वहीं जिन खरीदी केंद्रों पर उपार्जन में लापरवाही बरती जा रही है उनके विरुद्ध सहकारिता विभाग द्वारा कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए जा रहे हैं। उपार्जन केंद्रों पर किसानों के स्लॉट बुक तिथियों में ही गेहूं की तुलाई करने और बिना स्लॉट बुकिंग के गेहूं उपार्जित नहीं करने के निर्देश भी दिए हैं। गेहूं उपार्जन का कार्य एक प्रमुख रूप से ज़िले में चल रहा है, जिसमें करीबन 90 सेंटर्स पूरे ज़िले में स्थापित किए गए हैं। समय समय पर सभी केंद्रों की निरीक्षण और समीक्षा की जा रही है। राजस्व अधिकारी भी केंद्रों की निरीक्षण कर रहे हैं ताकि किसानों को कोई असुविधा ना हो। सभी किसान बंधु
अपना गेहूँ लेकर आ रहे हैं और उनको पूर्ण सुविधाएं केंद्रों पर मिले, ये हमारा प्रयास है। सभी हमारे मुख्य रूप से जो केंद्र हैं वो वेयरहाउस लेवल पर ही स्थापित किए गए हैं। जहाँ जहाँ परिवहन की भी आवश्यकता पड़ रही है वो हमारे द्वारा मक्सी सेंट्रल वेयरहाउस पर किया जा रहा है। और हम सभी का, प्रशासन का यही इच्छा है कि पूरा हमारा उपार्जन का कार्य सभी किसान बंधुओं को सहयोग करते हुए हो और कोई भी उनको असुविधा नहीं। इंदौर में डॉक्टर की लापरवाही से गई महिला की जान, पति ने लगाया आरोप। इंदौर के संकल्प अस्पताल के प्रबंधक और डॉक्टर की लापरवाही से मेरी पत्नी की जान गई। मीडिया से और कलेक्टर ऑफिस के साथ थाने में भी लगाई गुहार। पति रामपाल ने क्या न्याय मिलेगा उसके बच्चे और पति को। मामला इंदौर के संकल्प हॉस्पिटल का है जो हवा बंगले के पास है। वहां पर एक मजदूर अपनी गर्भवती पत्नी को दर्द होने से संकल्प हॉस्पिटल में भर्ती किया, जहां उसका इलाज डॉक्टर के द्वारा किया गया। डॉक्टर के द्वारा कहा गया कि नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी। महिला के चेकअप के बाद कुछ घंटों के बाद महिला को नॉर्मल डिलीवरी हो गई और लड़के को जन्म दिया। लेकिन डॉक्टर ने पति को कहा कि बच्चे के मुंह में गंदा पानी भर गया है। पति को कहा कि बच्चे को तुरंत MTH हॉस्पिटल ले जाओ और मां अच्छी है, इसे यहीं रहने दो। पति मजदूर पति रामपाल बच्चे को लेकर MTH अस्पताल ले गया, लेकिन 1 घंटे बाद संकल्प हॉस्पिटल वालों ने महिला को भी MTH हॉस्पिटल भेज दिया। जब डॉक्टर ने जांच की तो महिला मृत बताया गया। जब संकल्प हॉस्पिटल में डॉक्टर से पूछा कि क्या हुआ तो कहा गया कि महिला को ब्लीडिंग ज्यादा हो रही है और हमारे पास ब्लड नहीं है। वहीं मजदूर पति ने आरोप लगाया कि मेरे द्वारा फोन लगाकर पूछा गया कि मेरी पत्नी कैसी है तो अच्छा बताया गया, लेकिन मेरी पत्नी को MTH हॉस्पिटल में मृत भेजा गया। वहीं पति ने यह भी आरोप लगाया कि मेरी पत्नी को मारा गया है और हॉस्पिटल की डॉक्टर ने धमकाया भी कि जो शिकायत की है वापस ले लो, हम आपको पैसे दे देंगे। ये हाल है, डॉक्टर को भगवान भी कहा जाता है, लेकिन क्या पैसे देकर किसी बच्चे की मां और पत्नी वापस आ सकती है? वहीं जिम्मेदार अधिकारी जांच की बात कर रहे हैं। अब देखना होगा कि गरीब मजदूर जिसकी पत्नी चली गई और बच्चे को क्या इंसाफ मिलेगा। क्या नाम है आपका? रामपाल। रामपाल भैया, क्या हुआ है आपके साथ, क्या घटना हुई है? सर, हम संकल्प हॉस्पिटल पहुंचे डिलीवरी के समय। वहाँ पे चेकअप करवाने के बाद में काउंटर पे 5000 रुपये जमा करवाए। उसके बाद बोला कि 1 से 2 घंटे के बीच में डिलीवरी हो जाएगी, नॉर्मल डिलीवरी। फिर उसके बाद में किसने बोला ये? मैडम ने। फिर बोला चलो ठीक है। हमने बोला, पूछा मैडम से, उनसे पूछा कि कोई दिक्कत तो आने वाली बात नहीं है, तो बोले कि नहीं नॉर्मली हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद में 7:15 भी डिलीवरी हुई और बच्चा को बता दिया निकाल के बाहर कि बच्चे के मुंह में गंदा पानी है, इसको MTH लेके जाओ फटाफट। तो बच्चे के लेके मैं और मेरी सास दोनों MTH पहुँच गए। MTH जाने के बाद में फिर मैंने फ़ोन लगा के पूछा कि मेरी वाइफ कैसी है, तो बोले कि ठीक है। फिर उसी टाइम 10 मिनट के अंदर में फ़ोन आया और बोला कि तुम्हारी वाइफ का ब्लड बहुत ज़्यादा है, सीरियस बता दिया। उसके बाद में माँ से उनको आशा कार्यकर्ता के साथ में रेफर कर दिया। MTH पहुँचते पहुँचते मेरी वाइफ की डेथ हो गई। फिर क्या हुआ? फिर माँ से हम घर पे चले गए, डेथ हेड लेके डेड बॉडी। पोस्टमार्टम करवाया था क्या? पोस्टमार्टम नहीं करवाया। फिर पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है? नहीं, वो पोस्टमार्टम नहीं करवाया था। फिर क्या किया आपने? फिर जाके डेट हेड भी दाग आग दिया। उसके बाद में फिर बच्चे को भर्ती था, मैं यहीं पे आ गया। फिर अभी 4 तारीख को फिर गए हम, तो मैडम से पूछने के लिए क्या घटना हुई थी, क्या नहीं हुआ था। कौन सी मैडम थी? ये चलो ठीक है, आगे बोलो। तो माँ जाने के बाद हम करीब 1-1.5 घंटे तक परेशान हुए। मैडम को बोला कि आ जाओ, हमको तुमसे बात करना है। फिर मैडम ने पुलिस वालों को बुलाया, हम बात करने के लिए आए थे, कैसे क्या हुआ क्या नहीं हुआ था उनके साथ, हमको बताइए या फिर कैमरे चेक करके बताइए। अब तुम कैमरे चेक करके नहीं बता रहे, तो फिर हमने बोला कि ये तुम्हारी लापरवाही होगी। डॉक्टर का नाम लिख के देना।
ये तुम्हारी लापरवाही होगी। तो उन्होंने फिर बोले कि हमारी लापरवाही नहीं तो तुमने फिर बिना पूछे हमसे रिफेयर कैसे कर दिया। कौन सी डॉक्टर ने बोला? डॉक्टर भारती द्विवेदी। यही इलाज कर रही थी आपकी मिसेज का? हाँ यही। तो आपने फोन लगाया और वहाँ बातचीत करी, क्या बोले? फिर बोले आने के बाद में फिर उन्होंने सर ने बोला हमको कि वहाँ पे कोर्ट में गए हम। उन्होंने बोला कि हम नहीं करना चाह रहे थे केस। तो फिर वहाँ जाने के बाद में हमने केस लेटर लिखवाया। फिर वो फ़ोन लगाया हमें और बोला कि केस ऐसे मत करो, पुलिस वाले सब बेकार आदमी है ये, और तुम्हारा भी टाइम वेस्ट करेंगे और हमारा भी करेंगे, और जो भी तुम्हें पैसे थोड़े बहुत लगे चाहिए वो हमारे पास से ले लो और केस वापस ले लो। तो आपने केस कहाँ लगाया है? केस एक ये द्वारकापुरी और अभी सीओ में ऑफिस, कलेक्टर ऑफिस और डीसीपी। क्या चाहते हो आप? ये इंसाफ चाहते हैं सर। और छोटे छोटे बच्चे उनको कैसे पालूंगा मैं? नहीं तो घर में मम्मी है, कमाने वाला मैं ही हूँ, और उनके पास में मैं बैठूंगा तो हमें कौन खिलाएगा कमा के? क्या करते हो आप वैसे? मैं खेती का भी काम करता हूँ। मजदूर हो? मजदूरी हूँ। वो कहाँ के रहने वाले हो? भिलामी। ये कहाँ पड़ता है? मानपुर से आगे गिलानी। भिलामी। तो आपको किसने बोला था कि संकल्प हॉस्पिटल में आके इलाज कराओ? वो आशा कार्यकर्ता है ना सर। अच्छा अच्छा अच्छा। तो आप क्या चाहते हो हॉस्पिटल के ऊपर? हॉस्पिटल या तो हमें इंसाफ मिले, नहीं तो फिर हॉस्पिटल बंद करवाओ। वो पैसे की लालच कितनी दी थी आपको? भारतीय डॉक्टर नहीं, भारतीय डॉक्टर नहीं। हुआ था आपको क्या कागज, कौन से कागज नहीं दे रहे हैं? सर बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र और उसके बाद में जो भी फाइल होने हैं जांचों की फाइल पूरी, वो फाइल भी नहीं दे रहे। वो कौन नहीं दे रहा है? डॉक्टर भारती द्विवेदी। क्यों कागज क्यों नहीं दे रहे हैं? पता नहीं, वो बोल रहे हैं कि हमारे पास नहीं है। और लेने के लिए गए थे तो पुलिस वालों को बुला लिया। और कितने दिन से आपके मिसेज वहाँ पे एडमिट रही? कितने दिन रही है? एक ही दिन सर। एक ही दिन में घटना हो गई है? हाँ एक ही दिन में घटना हुई। 10 बच्चे का प्रमाण पत्र दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? अभी तो नहीं दिया है सर। क्या बोल रहे हैं? कि अभी हमारे पास नहीं है, फाइल भी नहीं दे रहे वो, और लेने के लिए गए थे। अभी बच्चा कैसा है, कहाँ पे है? बच्चा भी घर पे है सर। अभी छुट्टी 2 तारीख को ही करवा के ले गए MTH, और MTH से छुट्टी करवाने के बाद ही आए थे हम। जो अनीता रामपाल की जो मृत्यु हुई, इस मामले में आप कुछ कार्रवाई करें? जन सुनवाई में एक आवेदन प्राप्त हुआ है जिसमें संकल्प अस्पताल के विरुद्ध लापरवाही का कंप्लेंट करी है रामपाल जी उनके पति द्वारा। हमारी जानकारी में है कि 10 को उसकी मातृ मृत्यु हुई है, जिसके कागजात के लिए भी हमने नोटिस जारी कर दिया गया है। हमारे मुख्य चिकित्सा अधिकारी से चर्चा करके जांच दल कमेटीगत पूर्ण जांच कराई जाएगी निष्पक्ष रूप से। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के मार्गदर्शन में प्रारंभ हुए जलगंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत आज मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकीय विभाग, मध्य प्रदेश शासन एवं जल संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास विभाग के तत्वाधान में ग्राम पंचायत वांगरा के ग्राम में सांसद प्रतिनिधि रामजी सोनाने ने विधिवत भूमि पूजन कर जल संसाधन विभाग अंतर्गत निर्मित तालाब का गहरीकरण एवं साफ सफाई का कार्य श्रमदान के माध्यम से किया गया, जिसमें जेसीबी ट्रैक्टर पर 2 डंपर का उपयोग किया गया। तत्पश्चात जल बचाव के लिए उपस्थित ग्रामीण जनों, ग्राम विकास प्रस्फुटन समितियों, नवांकुर संस्था के सेक्टर प्रभारी, मुख्यमंत्री सामुदायिक नेतृत्व क्षमता विकास पाठ्यक्रम के मेंटर्स और छात्र और छात्राओं को शपथ दिलाई गई। उक्त कार्यक्रम में जलगंगा संवर्धन योजना के ब्लॉक के नोडल अनुविभागीय अधिकारी रमेश सिसोदिया, सीईओ विरल पटेल, जनपद पंचायत पानसेमल, मनरेगा के अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी PS ब्राह्मणी, शिवराम चौहान, जल संसाधन विभाग SGO नास्तर बडेदिया, इंजीनियर रविंद्र सिंह ठकराल एवं अन्य अधिकारी कर्मचारी एवं मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद के प्रभारी विसाब सिंह चौहान, मेंटर्स चेतन चंद्रात्रे, राजकुमार तापकिरे, कमल सिंह आर्य, नवांकुर संस्था ग्राम पंचायत वांगरा के सरपंच, सचिव मोबिलाइजर ग्राम पटेल एवं उपस्थित ग्रामीणों ने श्रमदान किया है। आज क्या कार्यक्रम था सर? मध्य प्रदेश के मुखिया एवं मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद के अध्यक्ष
माननीय मोहन जी यादव के नेतृत्व में जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत विकासखंड पानसमल के ग्राम वांगरा के वांगरा डैम में तालाब के गहरीकरण का कार्यक्रम संपन्न हुआ, जिसमें मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद के नवांकुर संस्था सेक्टर मोइदा के साथ प्रस्फुटन समितियाँ, CMCLDP के मेंटर्स, छात्र, जल संसाधन विभाग के अधिकारी कर्मचारी, जनपद पंचायत एवं ग्राम पंचायत वांगरा के अधिकारी कर्मचारी के साथ गणमान्य नागरिकों के द्वारा लगभग 100 की संख्या में तालाब के गहरीकरण का कार्यक्रम संपन्न हुआ। इसी कड़ी में आने वाले समय में परिषद के द्वारा एवं CMCLDP के छात्र छात्राओं द्वारा नारा लेखन, दीवार लेखन, व्याख्यानमाला, अलग अलग स्तर पर कार्यक्रमों का आयोजन किया जाना है। धार जिले के कुक्षी पहुंचे प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव कुक्षी में पहुंचे। आज देवराज गार्डन में प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव स्वयं सहायता समूह के कार्यक्रम में महिलाओं के बीच भाग लिया। इस कार्यक्रम में महिला बाल विकास मंत्री सावित्री ठाकुर, जयदीप पटेल, जिला ग्रामीण अध्यक्ष चंचल पाटीदार, जिला कलेक्टर सहित पुलिस कप्तान भी मौजूद रहे। महिला बाल विकास मंत्री सावित्री ठाकुर ने प्रदेश सरकार और देश के प्रधानमंत्री द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में सभा में पहुंची महिलाओं को बताया। साथ ही प्रदेश सरकार बेटियों की सुरक्षा के लिए हर कदम तैयार रहेगी। वहीं प्रदेश के मुखिया द्वारा भी सरकार की योजनाओं के बारे में बताया। साथ ही कांग्रेस सरकार के 55 साल के बारे में भी बताया कि इतने वर्षों तक प्रदेश में रहने के बाद भी कांग्रेस की सरकार ने महिलाओं के बारे में कुछ नहीं किया और जब भाजपा की सरकार कुछ महिलाओं के लिए करती है तो उसमें अड़ंगा लगाती है। लेकिन प्रदेश की सरकार महिलाओं और युवाओं के भविष्य के लिए हर समय काम करेगी। महिलाओं को रोजगार के लिए अब कपड़े सिलने और दूध डेयरी उद्योग लगाने और गाय पालने के लिए भी मदद करेगी। नमस्कार, मैं हूं विशाल भावसार और आप देख रहे हैं शहर क्राइम डिजिटल। आज प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव वो धार जिले के कुक्षी में पहुंचे, जहां उन्होंने महिला एवं बाल विकास विभाग की जो महिलाएं जो द्वारा संचालित उद्योग और छोटे मोटे जो समूह थे उनके कार्यक्रमों में उन्होंने आज भाग लिया। कुक्षी के देवराज गार्डन में वे लगभग 3 बजे के करीबन पधारे। वहां उनके साथ में महिला एवं बाल विकास की राज्य मंत्री जो केंद्रीय मंत्री है सावित्री ठाकुर, वे भी साथ ही उनके जिला कलेक्टर, जिला पुलिस कप्तान और जो जिला अध्यक्ष ग्रामीण है चंचल पाटीदार और जो जिला अध्यक्ष हैं धार के बीजेपी के, वो भी साथ में मौजूद थे। जहां डॉक्टर मोहन यादव ने जो महिलाओं के प्रति जो अपनी संवेदना, अपने विचार रखे, किस प्रकार प्रदेश की जो सरकार है वो 55 वर्षों में जो कांग्रेस सरकार के उन्होंने कंपैरिजन भी किया कि 55 वर्षों से अभी तक महिलाओं का शोषण ही करते आ रही थी कांग्रेस की सरकार, और बीजेपी की सरकार ने जब महिलाओं को बढ़ावा देना चाहा तब उनकी राह में उन्होंने रोड़े अटकाए हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने यह भी कहा है कि आने वाले वर्षों में जो गोपालन है, लघु उद्योग है, वे भी महिलाओं के लिए यहाँ पर लाए जाएंगे। साथ ही उन्होंने जो यहाँ पर स्टॉल लगे थे स्व सहायता समूह के, उनका भी निरीक्षण किया। मेरे सहयोगी धार से आशुतोष सेन के साथ कैमरा पर्सन इरफान खान और उनके साथ मैं विशाल भावसार, शहर क्राइम डिजिटल। आज मेरे इंदौर से लगे थे, नागरिकों की चौपाल पे बैठ करके सरकार की योजनाओं की बात भी उनसे की है, आई माता के दर्शन भी किए। हमारे अपनी पार्टी के एक प्रमुख कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में भी भाग लिया और अंत में सरकारी स्व सहायता समूह के पोषण समूह की बहनों के साथ आज ये बड़ा कार्यक्रम संपन्न हुआ। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि सभी बहनों की जिंदगी में स्वयं सहायता समूह के माध्यम से एक नए प्रकार के सूरज का उदय हुआ और उनकी ज़िंदगी में लगातार बदलाव आया है। हमने भी अपनी योजनाओं के साथ एक एक करके सारी योजनाओं को उनको बताया है। साथ ही साथ भविष्य में गौशालाओं के माध्यम से भी उनकी अपनी ज़िंदगी में एक और बदलाव आ सकता है, नए व्यवसाय की तरफ जोड़ने का हम प्रयास कर रहे हैं। मैंने एक बार फिर सब बहनों का आभार भी माना है और लाडली बहनों की राशि भी निर्बाध रूप से उनके खातों में मिलती रहेगी। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सभी प्रकार की योजनाओं में भविष्य में 33% के माध्यम से सांसद विधायक बनने का भी अधिकार बहनों को मिलेगा। मैं अपनी ओर से आज कुक्षी के इस कार्यक्रम में सभी का आभार मानता हूँ। सर, कल राहुल क्या बनाया? चीले, हलवा, अरे कितना आनंद लगता, सब खाते जाओ, सब छोड़ो, यही रह जाओ, आपको चक्कर में मत पड़ो। क्या जोरदार टेस्ट आपने दिया, जोरदार ताली बजाओ सभी के लिए।
पता नहीं क्या बहन बेटी से क्यों दुश्मनी रखते हैं। उनकी सरकार रही 55 साल तक, कभी लाडली बहना याद उनको नहीं आई क्या याद? आज लाडली बहनों को कितने लोगों को पैसे मिल रहा है? हाथ खड़े करके बताओ लाडली बहनों के लिए, बताओो आप, कोई हाथ ही नहीं बच रहा है। जोरदार ताली बजाइए, अपनी सरकार ने काम किया। भाई के हाथ में भी पैसे जाते हैं, लेकिन भाई के हाथ के पैसे के ठिकाने नहीं है कि वो घर में पहुंचे कि नहीं पहुंचे, वो परिवार में काम आए कि नहीं आए। लेकिन बहन के पास 1 रुपया पहुंचेगा तो 1 पैसा भी फालतू जाने वाला नहीं। सारे पैसे का उपयोग अपने बाल बच्चे और परिवार के लिए करती है। 1250 रुपए की ये हमारी सरकार की है। राखी तो साल में 1 बार आती, सावन की पूर्णिमा के दिन। उस दिन हम बहन बेटियों को अपने रक्षाबंधन से रक्षा सूत्र बनवा करके उनका आशीर्वाद लेते हैं। लेकिन अपनी सरकार ने तो हर महीने राखी बनवाई, हर महीने आपके द्वारा, जोरदार ताली बजाओ, 10 तारीख से लेकर 15 तारीख, हर महीने आपके खाते में पैसे आ रहे हैं। और आपके पैसे आ रहे हैं और ये कांग्रेस सहित दूसरे 2 लोगों के मन में छाती पे सांप लौटता है। क्यों दे रहे हो? फालतू दे रहे हो, बिगाड़ रहे हो, लोगों को काय के लिए दे रहे हो? अरे भाई, बहन बेटे के हाथ में पैसा जा रहा है तो तुम्हारे बाप का क्या जा रहा है? तुमने तो कभी दिया नहीं, तुम तो कभी देना भी नहीं चाहते। तुम्हारे मन में तो पता नहीं क्या क्या भरा हुआ है। लेकिन बहन बेटी की इज्जत बनाने के लिए हमारी सरकार ने तय किया है कि बहन बेटियों के लिए और भी नई योजना चालू करेंगे। तुम रोते रहो, रोते रहो, रोते रहो, हम देते रहे। धामनोद धार जिले के धामनोद नगर परिषद में सीएमओ माया मंडलोई के विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। पिछले 1 सप्ताह से कांग्रेस के कार्यकर्ता धरने पर बैठे, सोमवार को बाद भूख हड़ताल और सड़क चक्का जाम तक कर दिया था। मौके पर थाना प्रभारी ने समझाई देकर 3 घंटे में पुराना एबी रोड मार्ग चालू कराया। वहीं नगर परिषद सीएमओ माया मंडलोई द्वारा पाटीदार समाज के प्रति पत्र विभागीय अधिकारियों को देने के बाद पाटीदार समाज जन में आक्रोश देखने को मिला। गुस्साए समाज जन के साथ नगरवासियों ने धामनोद के सुंदरेल चौराहे पर जाम कर दिया। सुंदरेल असिस्टेंट एडीएम के आने के बाद मामला शांत हुआ। अधिकारी द्वारा आश्वासन देने के बाद मामला शांत हुआ। इधर सीएमओ द्वारा पाटीदार समाज को माफी पत्र भी दिया गया। हम लोगों के साथ क्यों हुई राजनीति? समाज के लोगों का कहना है कि नगर परिषद के मामले में विष्णु पाटीदार अध्यक्ष प्रतिनिधि हैं, किंतु आपसी विवादों में पूरे पाटीदार समाज को इस प्रकार मामलों में घसीटना, राजनीति करना बिल्कुल गलत है। लोगों ने जमकर सीएमओ माया मंडलोई के खिलाफ नारेबाजी की, यहां तक कि उनके पुतले का भी दहन किया गया। खास बात यह कि इस घटना के दौरान सीएमओ सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद थे। गुस्साए लोगों ने उन्हें करीब 2 से 3 घंटे अपने साथ आंदोलन में धूप में खड़ा रखा था। इस दौरान मार्ग में जाम की स्थिति बनी, किंतु गुस्साए लोगों ने एम्बुलेंस, स्कूल की बसों और जरूरी लोगों को आने जाने दिया है। सीवरेज लाइन ने पूरे नगर के हर एक कॉलोनी व मार्ग को तहस नहस कर दिया। लोगों का गुस्सा जायज था। नगर में लंबे समय से अव्यवस्था फैल रही थी, लगातार लोग आंदोलन कर रहे थे। अग्निशमन नहीं होने से व्यापारी और किसानों का अक्सर नुकसान हुआ है। आंदोलनकारी ने कलेक्टर को बुलाने की मांग की है। हाय हाय के लगे नारे, पुतला जलाकर किया विरोध प्रदर्शन। अध्यक्ष प्रतिनिधि ने नगर की जनता परेशान है और सीएमओ द्वारा करोड़ों के फर्जी बिलों के भुगतान हो गए, जिससे परेशान होकर अध्यक्ष प्रतिनिधि विष्णु पाटीदार ने स्वयं पर पेट्रोल डाला। गनीमत रही कि लोगों ने समय पर रोक लिया, बड़ी जनहानि हो सकती थी। विष्णु पाटीदार धामनोद का एक बड़ा चेहरा है और आम जनता के अधिकारियों की आवाज है। उक्त घटना के बाद प्रशासन भी सक्रिय हो गया था। भीषण गर्मी के चलते गंभीर हादसा हो सकता था। अपनी बात में प्रतिनिधि विष्णु पाटीदार का कहना है कि दोबारा सीएमओ के आने के बाद व्यवस्था फिर से बिगड़ गई। कलेक्टर को बुलाने की हुई मांग, लोगों को आश्वासन दिया, जब जाकर मामला हुआ शांत। वहीं परिषद द्वारा पानी डालकर व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने की कोशिश की जा रही है। इधर एसडीएम राहुल गुप्ता द्वारा भूख हड़ताल पर बैठे पार्षदगणों की मांगों को स्वीकार किया और कहा कि आपके 7 बिंदुओं की मांग नगर हित, जनता की भलाई के लिए है। ये हमें स्वीकार है। सभी का स्वास्थ्य चेक कराया और जूस पिलाकर भूख हड़ताल को समाप्त कराया। आज ये मस्ती का हो जाए और कल बैठे जो उसकी प्रक्रिया है उस हिसाब से जैसे कि वो लीगल बनी रहे। हाँ सर, मैं एजेंडा जारी करूंगा, उसका पालन प्रतिवेदन मेरे को आप
परिषद एचएम साहब से और नायब साहब से तय की परिषद की बैठक यही परिषद की बैठक का ही एजेंडा। आप तो खुद पार्षद हो, आप इतना तो समझिए, इतना तो समझिए कि ये पालन प्रतिवेदन वो बंद है। आपसे नहीं चाहिए, तो आप बोल आप तो ये रहे जारी हो। करवाओगे मैडम से कि आप अगर यहाँ लेते हो कि हाँ आप जो प्रस्ताव लाओगे जो पास करोगे जो भी कार्रवाई होगी उसका विवरण जारी हो जाए, आप जो कार्रवाई होगी उसका विवरण जारी हो जाए। हाँ, फिर से आप आए, बिल्कुल ठीक है मैडम, वो जारी नहीं करती मैडम, विवरण जारी हो गई नहीं हो रहा है, आज तक नहीं हुआ, आज तक नहीं हुआ, आज तक ही नहीं हुआ है। ठीक है। अब ये होगा तो जो भी कार्रवाई विवरण है वो जारी हो जाए, तो नियमानुसार जो कार्रवाई होती है उसको करने में कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए। आप लोगों को इजी लगता है कि मेरे द्वारा आप लोगों के पालिका समाज को जैसे लगा कि मेरे द्वारा कोई प्रॉब्लम की है या मेरे द्वारा कोई आप लोगों को टिप्पणी की है तो उसके लिए मुझे खेद रहेगा। खेद नहीं, माफी की बात नहीं। आप तो माफी मांग लीजिए ना मैडम, मैं पाटीदार समाज से माफी मांगती हूँ। बोल दो कि मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, क्षमा प्रार्थी। खेद का मतलब तो मेरे को उसका वो है, अफसोस है, लेकिन माफी थोड़ी ना मांगी मैडम। हम भी थोड़े बहुत पढ़े लिखे, हम भी थोड़े पढ़े लिखे, रुक जाइए। अगर आपके पास प्रूफ हो तो आप तो प्रूफ दे दो, हम इसको माफी मंगवा लेंगे। मेरी बात सुनो, ये भी है ना, ये आईटी एक्ट के तहत चीजें चलती हैं, वो जो तुम कर मैडम हम सार्वजनिक कर रहे हैं, सार्वजनिक कर रहे हो, लेकिन ये करके मत करो। हाँ, हर चीज का एक नियम कानून और लिमिटेशन होती है। हम तो माफी मंगवा रहे हैं, माफी मंगवा लो, लेकिन ये चीज मत करो। हाँ ठीक है, नहीं करेंगे, हम माफी मांगते हैं मैडम, हम माफी मांगते हैं मैडम। जी मैडम, हम माफी मांगते हैं। कोई चीज अच्छी लगी उतनी जी मैडम, हम भी माफी मांगते हैं आपसे। चलो बोलो बोलो, जोर से बोलो। थाने पे और संयुक्त संचालक और कलेक्टर साहब को, जिसमें आप लोगों का ये बोलना है कि पाटीदार समाज को आपने कोई टिप्पणी की है। हालांकि मेरा किसी वर्ग विशेष को आहत करने का कोई आशय नहीं था, इस आशय से मैंने पत्र नहीं लिखा है, लेकिन फिर भी आप लोग बोल रहे हो तो उसके लिए मुझे खेद रहेगा। मैं समाज का आ गया ना वहाँ, चलो हो गया, ठीक है, समझ रहे हैं हम भी, वर्ग विशेष क्यों उन्होंने ये सब। मंगलवार को इंदौर में जनसुनवाई के दौरान एक दंपति कलेक्टर कार्यालय तपती गर्मी में लूट लगाते हुए पहुंचे। इन दिनों इंदौर का तापमान 41 डिग्री पर पहुंच चुका है। ऐसी हालत में न्याय की गुहार लगाते हुए दंपति कलेक्टर कार्यालय तक लोट लगा कर पहुंचे। इंदौर की तेजासी नगर में उनके प्लॉट पर पिछले 2 सालों से शेखर बेला और गोलू बोराने ने कब्जा कर रखा है। इतना ही नहीं, लगातार शेखर और गोलू द्वारा दंपति को जान से मारने की धमकी दी जा रही थी। लंबे समय से कार्यवाही की मांग कर रहे दंपति को मजबूरन ये कदम उठाना पड़ा। पुलिस और अधिकारियों द्वारा पिछले 2 सालों से मामले को टाला जा रहा है। दंपति का आरोप है कि किसी प्रकार की सुनवाई 2 सालों से नहीं की जा रही है। वे कई बार कलेक्टर कार्यालय के चक्कर काट चुके हैं। आज अगर सुनवाई नहीं होती है तो मुख्यमंत्री के पास जाने की बात कह रहे हैं। पुलिस अधिकारियों ने कलेक्टर कार्यालय के दरवाजे पर उन्हें रोका। काफी देर गिड़गिड़ाने के बाद उन्हें अंदर जाने दिया। जन सुनवाई शुरू करने का उद्देश्य ये था कि कई दिनों से परेशान लोगों को इधर उधर भटकना ना पड़े और एक स्थान पर उनकी समस्या का निदान हो सके। मगर यदि जन सुनवाई में भी कई चक्कर लगाने पड़ रहे हैं तो जन सुनवाई को शुरू करने का उद्देश्य ही खत्म होता दिखाई दे रहा है। फिलहाल इस मामले में अधिकारी कुछ बोलने को तैयार नहीं है। सर हमारे प्लाट के चक्कर में हमारी सुनवाई नहीं हो रही, इसलिए आए हैं सर हम। तेजाजी नगर में प्लाट है सर हमारा, और यहाँ 2-3 चक्कर कहीं मतलब आवेदन दे चुके हैं, कहीं सुनवाई नहीं हो रही मेरी। तो आज आप इस तरह से लोड लगाते हैं जिससे कि आपका मसला हल हो जाएगा। सर आपको 2 दिन कल का बोला है, कल अगर नहीं हुआ तो फिर सर हम तो मंत्री तक जाएंगे सर, क्या करेंगे। मुख्यमंत्री तक जाएंगे, ऐसी हालत में जाएंगे सर हम। हाँ ऐसे ही जाएंगे सर हम। अभी आश्वासन मिल गया आपको? हाँ कल तक का मिला सर, कल का बोल रहे हैं टीम का। इससे पहले भी आए थे अभी? पहले आए थे ना सर, कितनी बार आए? कई 3-4 चक्कर आ चुका हूँ मैं सर। नहीं हुआ ना सर। शेखर बेला और गोलू बुढ़ाने दोनों है। अब पता नहीं नेता है सर, वो तो आकर मारने पीटने की धमकी दे रहे हैं। हमको क्या मालूम नेता है, वो तो सबके को ऐसे ही बोलता है। अब क्या मालूम नेता है कि क्या है, हमको तो कोई मालूम नहीं सर। तो आपने पुलिस में शिकायत नहीं की इसकी? पुलिस में भी शिकायत कई चक्कर की थी। हाँ कोई सुनवाई नहीं हुई।
तरह से आपको आज यहाँ आना पड़ा। हाँ और क्या है सर, इसी हालत में हमको यहाँ पे आना पड़ा सर। अब अगर यहाँ पे नहीं हुआ तो फिर हम आगे तक भी जाएंगे, इसी हालत में जाएंगे ना, जैसे यहाँ पे आए इसी हालत में हम जाएंगे लौट कर। कहाँ जाएंगे आप? मंत्री तक जाएंगे सर। आपका नाम बताओ। रामचरण भगवान। श्री साईं बाबा संस्थान ट्रस्ट शिरडी की ओर से आयोजित श्री राम नवमी उत्सव शनिवार 5 अप्रैल से सोमवार 7 अप्रैल तक सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इस उत्सव के दौरान कुल 4,26,07,182 रुपए की दान राशि प्राप्त हुई। ऐसी जानकारी संस्थान के उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी बिमराज दराडे ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। पिछड़ा वर्ग के लोगों की आवाज बुलंद करने के लिए अब एक नया संगठन बना है जो पिछड़ा वर्ग के लोगों को राजनीतिक और सामाजिक तौर पर सशक्त बनाने का काम करेगा। इस संगठन में सभी राजनीतिक दलों के लोग शामिल हैं। इसमें 1,67,89,078 रुपए नगद दान पेटी में प्राप्त हुए, 79,38,830 रुपए दान काउंटर पर, 47,16,800 रुपए वीआईपी दर्शन आरती प्रोसेस से प्राप्त हुए, 1,24,15,214 रुपए ऑनलाइन चेक, डीडी मनी ऑर्डर, डेबिट, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई से 83.300 ग्राम सोना जिसकी कीमत 6,15,000 रुपए 782 रुपए है और 2,030.400 ग्राम चांदी जिसकी कीमत 1,31,478 रुपए है। उत्सव के दौरान 2.5 लाख से अधिक साईं भक्तों ने साईं बाबा के दर्शन किए। साईं प्रसादालय में 1,61,529 श्रद्धालुओं ने प्रसाद भोजन का लाभ लिया और 1,76,200 भक्तों को मुफ्त में बूंदी प्रसाद पैकेट वितरित किए गए। ओम साईराम। श्री साईबाबांनी त्यांच्या हयातीमध्ये 1911 पासून शिर्डी येथे श्रीरामनवमी उत्सव सुरू केला होता। चालू वर्षी हा आपला 114वा श्रीरामनवमी उत्सव या शिर्डीमध्ये संपन्न झालेला आहे। हा उत्सव 3 दिवस चालतो। यावर्षी 5 एप्रिल ते 7 एप्रिल हा उत्सवाचा कालावधी होता। या उत्सवाच्या कालावधीमध्ये साधारणतः 2.5 लाखापेक्षा जास्त साई भक्तांनी साई दर्शनाचा लाभ घेतलेला आहे आणि जेव्हा भक्त दर्शनाकरता येतो तेव्हा त्यांनी साईबाबांना भरभरून दान पण केलेलं आहे। या 3 दिवसामध्ये जे आपल्याकडे दान प्राप्त झालं त्याची आज मोजदाद केलेली आहे। या मोजणीअंती जवळपास 4,26,07,182 एवढी देणगी ह्या 3 दिवसामध्ये प्राप्त झालेली आहे। या देणगीचा आपण तपशील बघितला तर यामध्ये 1,67,89,078 एवढी रक्कम दक्षिणापेटीमध्ये प्राप्त झालेली आहे। देणगी काउंटर जे संस्थांमध्ये आहे त्याच्यामध्ये 79,38,830 रुपये प्राप्त झालेले आहेत। आपल्याकडे आरती पासेस आणि दर्शन पासेसच्या माध्यमातून 47,16,800 एवढी रक्कम प्राप्त झालेली आहे। काही लोकांनी ऑनलाईन पण देणगी दिलेली आहे, काहींनी चेकनी दिली, मनी ऑर्डर पण केली आहे। याच्या माध्यमातून 1,24,15,214 एवढी रक्कम प्राप्त झालेली आहे। काही भक्तांनी सोने पण दान केलेले आहे। हे सोने जवळपास 83 ग्राम एवढे सोने देणगी स्वरूपामध्ये प्राप्त झालेले आहेत। या सोन्याची आपण किंमत बघितली तर ती 6,15,782 एवढी होते। काही भक्तांनी चांदी पण दान केलेली आहे। 2,030 ग्राम एवढी चांदी या दान स्वरूपात प्राप्त झालेली आहे। चांदीची किंमत बघितली तर ते 1,31,478 रुपये एवढी होते। या साई भक्तांनी जे साई भक्त दर्शनाकरता आले त्या साई भक्तांच्या आपण भोजनाची पण व्यवस्था केली होती। या उत्सव कालावधीमध्ये जवळपास साई प्रसादालयामध्ये 1,61,529 एवढ्या साई भक्तांनी प्रसादाचा लाभ घेतलेला आहे। जे भक्त दर्शनाकरता आले त्यांना आपण बुंदीचं पाकिट हे त्यांना प्रसाद म्हणून देत असतो। या कालावधीमध्ये 1,77,200 एवढ्या भक्तांना बुंदी प्रसादाचं वाटप केलेले आहे। काही साई भक्तांनी जे लाडूचे पाकिट असतात ते पण घेतलेले आहेत। एकूण या उत्सव कालावधीमध्ये 3,63,074 एवढी लाडू पाकिटांची विक्री झालेली आहे। या लाडू पॅकेट विक्रीच्या माध्यमातून संस्थांना 72,61,000 रुपये प्राप्त झालेले आहेत। जेवढे काही साई भक्त आपल्या शिर्डीमध्ये आले या सर्व साई भक्तांची आपण राहण्याची व्यवस्था केली होती। संस्थांचे 5 जे निवासस्थान आहेत
त्यामध्ये साईप्रसाद निवासस्थान, साईबाबा भक्त निवास, देवलावरती निवासस्थान, साई आश्रम भक्त निवास आणि साई धर्मशाळा या ठिकाणी साई भक्तांनी निवास व्यवस्थेचाही लाभ घेतलेला आहे. उत्सव कालावधीमध्ये जास्त गर्दीची अपेक्षा धरून आपण साई भक्ताकरता मंडपाची पण व्यवस्था केली होती. बऱ्याचशा साई भक्तांनी या मंडपामध्ये निवास व्यवस्थेचा लाभ घेतलेला आहे. एकूणच या उत्सव कालावधीमध्ये साई भक्तांनी मोठ्या प्रमाणात शिर्डीमध्ये येऊन साईबाबांचे आशीर्वाद प्राप्त केलेले आहेत. साईबाबा संस्थान शिरडी की ओर से 5 अप्रैल से 7 अप्रैल तक श्री रामनवमी उत्सव साजरा संपन्न हुआ. ये उत्सव के दरमियान देश विदेश से श्रद्धालु शिरडी पहुँचे थे. करीब से 2.5 लाख से ज़्यादा श्रद्धालु शिरडी में आए हैं. ये श्रद्धालुओं ने साई दर्शन के बाद दान भी किया है. कुल मिला के 4 करोड़ 26 लाख इतनी धनराशि प्राप्त हुई है. उनमें से 1 करोड़ 67 लाख कैश प्राप्त हुआ है. चेक, डीडी, मनी ऑर्डर, ऑनलाइन के माध्यम से 1 करोड़ एंड 24 लाख इतनी धनराशि प्राप्त हुई है. डोनेशन के काउंटर पर 79 लाख रकम प्राप्त हुई है और आरती पास के माध्यम से 47 लाख इतने डोनेशन प्राप्त हुआ है. कितने सोने चांदी का मूल्य, कितने मूल्य का सोना चांदी प्राप्त हुआ है? कई सारे भक्तों ने सोने का भी दान किया है. इसमें 83 ग्राम इतना सोना प्राप्त हुआ है. उसकी कीमत 6,15,000 इतनी है. कुछ साई भक्तों ने चांदी भी दान की है. कुल 2030 ग्राम इतनी चांदी प्राप्त हुए. चांदी की कीमत 1,31,000 इतनी है. इन 3 दिनों में कुल कितना है? कुल मिला के 4 करोड़ 26 लाख इतना रकम प्राप्त हुई. पिछड़ा वर्ग के लोगों की आवाज बुलंद करने के लिए अब एक नया संगठन बना है जो पिछड़ा वर्ग के लोगों को राजनीतिक और सामाजिक तौर पर सशक्त बनाने का काम करेगा. इस संगठन में सभी राजनीतिक दलों के लोग शामिल हैं. दरअसल पिछड़ा वर्ग के लोगों की समस्याओं का समाधान करने के लिए यह संगठन बना है. इस संगठन का नाम अखिल भारतीय पिछड़ा वर्ग महासेना रखा गया है और इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में राकेश सिंह यादव को जिम्मेदारी सौंपी गई है. संगठन की आज पहली बैठक आयोजित की गई जिसमें सैकड़ों की संख्या में पिछड़ा वर्ग के वरिष्ठ जन पहुंचे. यह संगठन पिछड़ा वर्ग के उत्थान के लिए काम करेगा और सभी क्षेत्रों में समाज के लोगों को सशक्त बनाने का काम करेगा. इसके साथ ही शासन स्तर की पिछड़ा वर्ग के लिए जो भी योजनाएं उन्हें उसका लाभ भी दिलाया जाएगा. अखिल भारतीय पिछड़ा वर्ग महासेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष राकेश सिंह यादव ने बताया कि इस संगठन को बनाने का उद्देश्य पिछड़ा वर्ग के लोगों को सशक्त बनाना है. उनका कहना है कि भारत देश में सबसे ज्यादा तादाद पिछड़ा वर्ग के लोगों की है, लेकिन बावजूद इसके उनका उत्थान नहीं हो पाया. आज भी वह पिछड़े हुए हैं, इसलिए ये संगठन समाज के लोगों का सशक्तिकरण करने का काम करेगा और राजनीतिक क्षेत्र में भी उनकी भूमिका बढ़ाने का काम करेगा. महासेना का सम्मेलन आप लोगों ने रखा था, तो किस तरह का क्या था? सबसे सर्वप्रथम तो इसके जनक जो अखिल भारतीय पिछड़ा वर्ग महासेना का गठन जिन्होंने किया, राकेश यादव जी ने, इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष है. उन्होंने सभी जो पिछड़ा वर्ग में समाज आती है उन सब को एक जाजम पर बिठाकर किस तरीके से पिछड़ा वर्ग की आवाज़ को बुलंद करे, किस तरीके से उसके विकास करे और कमज़ोर वर्ग का किस तरीके से उत्थान हो, इस सोच के साथ उन्होंने गठन किया. मैं उन्हें आज इस सम्मेलन में सभी वर्ग, जिसमें सभी समाज और कोई बीजेपी, कोई कांग्रेस, कोई भी पार्टी इस तरीके से नहीं, सब एक होकर कि किस तरीके से पिछड़ा वर्ग के साथियों को आगे बढ़ाएं, ये सोच के साथ किस तरीके से उत्थान हो, ये सोच के साथ उन्होंने गठन किया. और आज यहाँ पर
और राकेश यादव जी और उनकी पूरी टीम को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने ऐसा एक गठन किया है। इसके लिए मैं उन्हें पुनः एक बार फिर धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इतना बढ़िया आयोजन रखा और ये इसका पंजीयन कराकर और इसको एक ट्रस्ट के माध्यम से एक सेना का सबको लेकर सम्मिलित कर उन्होंने जो काम किया है वो अस्मरणीय है। मैं उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। अभी क्या परेशानी आ रही है पिछड़ा वर्ग के लोगों को, क्या समस्या है सामना करना पड़ रहा है? तो समस्या इतनी है कि पिछड़ा वर्ग एक बहुत बड़ा परिवार है। पिछड़ा वर्ग में बहुत सारी जातियाँ आती हैं और पिछड़ा वर्ग आप समझिए कि जो उसको मिलना चाहिए वो शासन से हो या कहीं भी हो, चाहे और भी अन्य लाभ हो, लेकिन कहीं न कहीं वो पिछड़ता नज़र आ रहा है, उसका लाभ नहीं मिल रहा है। तो उसकी आवाज़ उठाने के लिए ये महासेना का गठन किया है। सरकार ध्यान नहीं दे रही है। सरकार और बड़े लोग और कहीं शासन की योजनाएं भी और अधिकारी भी जिस तरीके से पिछड़ों को पिछड़ा ही समझते हैं, उनकी आवाज़ के लिए ये आज गठन हुआ है। ये पिछड़ा वर्ग के उत्थान के लिए गठन किया गया, क्या उद्देश्य रहेगा, किन प्राथमिकताओं के आधार पर ये संगठन बनाया गया? देखिए, अखिल भारतीय पिछड़ा वर्ग महासेना का गठन तो बहुत पहले होना था, क्योंकि अभी तक पूरे प्रदेश के अंदर या देश के अंदर कोई भी गठन नहीं हुआ है। हमने सभी ने मिलकर ओबीसी वर्ग पिछड़ा वर्ग जितने भी हमारी जनसंख्या है, आज देखा जाए तो मध्य प्रदेश के अंदर 4,85,000 ओबीसी वर्ग की जनसंख्या आती है। अभी तक देखा गया है कि ओबीसी वर्ग को कोई सरकारी नौकरी में लाभ नहीं मिल पाता है ज़्यादा से ज़्यादा, ना ओबीसी वर्ग को कोई ध्यान देता है कोई भी। तो इसको देखते हुए हमने गठन किया है अखिल भारतीय पिछड़ा वर्ग महासेना का। तो निश्चित ही आज प्रथम बैठक थी और प्रथम बैठक में आप ऐसा लग रहा था कि सभी ओबीसी वर्ग पिछड़ा वर्ग को इतना उत्साहित थे कि सभी समाज के हमने अध्यक्ष को आमंत्रित किया और सभी समाज के अध्यक्ष भी आए। हमारे समाज के अध्यक्ष सदाशिव यादव भी आप मौजूद ही हैं अभी यहाँ पर, पाटीदार समाज के अध्यक्ष जी भी आए हैं, हमारे माली समाज के अध्यक्ष जी भी आए, लोधी समाज के अध्यक्ष जी, वैसे कई बहुत लोग कई समाज हैं जो यहाँ के अध्यक्ष भी आए और बहुत सारे कार्यकर्ता यहाँ मौजूद थे ओबीसी वर्ग में, जो कि कहीं ना कहीं दुखी है और उसको देखते हुए हमने गठन किया है पिछड़ा वर्ग महासेना का। क्या उद्देश्य रहेगा? उद्देश्य यही है कि अगर मध्य प्रदेश में देखा जाए तो 50% जनसंख्या ओबीसी वर्ग की आती है और भारत देश में देखा जाए तो 45-41% जनसंख्या ओबीसी वर्ग की आती है। तो क्यों ना हमारे जो पिछड़ा वर्ग भाई बहन है जो सरकारी नौकरी से वंचित रह जाते हैं, कहीं ना कहीं उनके काम नहीं हो पाते। बहुत सारे आपने देखे होंगे पेपर में, आप सब मीडिया वाले मौजूद हैं, पत्रकार भाई मौजूद हैं यहाँ पर, कहीं ना कहीं पिछड़ा वर्ग को पिछड़ा ही साबित कर रखा है, जबकि जनसंख्या में मतदाता में सबसे ज्यादा पिछड़ा वर्ग ही है। और हर कार्य में अगर देखा जाए तो पिछड़ा वर्ग को आना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार हुआ या फिर कोई भी हुआ पिछड़ा वर्ग को पीछे क्यों रखना चाहता है। इस सेना में कितने लोग शामिल होंगे? देखो, इसमें तो कोई लिमिट ही नहीं है। अभी हमने गठन किया है, इसमें हमारी कमेटी बन चुकी है, रजिस्ट्रेशन हो चुका है और इसमें कम से कम हम इसमें ग्राम पंचायत में और हमारे जिला वाइज, तहसील वाइज, प्रदेश वाइज और केंद्र वाइज में हम गठन करने वाले हैं। इसकी कोर कमेटी हमारी बनने वाली है और रजिस्ट्रेशन हो चुका है। कहीं ना कहीं हमारे संरक्षक भी इसमें हमारे नारायण यादव जी हैं और हमारे राधेश्याम यादव जी हैं और हमको मार्गदर्शन देने के लिए सदाशिव यादव जी भी हैं। ऐसे बहुत सारे हमारे समाज के अध्यक्ष हैं, हर समाज के, चाहे वह मैं ओबीसी वर्ग जाति कोई से भी वर्ग ले लूँ, सभी समाज के अध्यक्ष में साथ में शामिल हो रहे हैं। और इतनी जनसंख्या से तेजी से जुड़ा जैसा संगठन मैंने कभी नहीं देखा कि एक आवाज में आज 400-500 लोग पहली मीटिंग में इतने लोग आ चुके हैं। तो मैं सभी को धन्यवाद देता हूँ आपके माध्यम से, ओबीसी वर्ग के माध्यम से और अखिल भारतीय पिछड़ा वर्ग महासेना के माध्यम से कि आप ज्यादा से ज्यादा सभी जुड़े। निश्चित ही ये संगठन एक पूरे प्रदेश ही नहीं पूरे देश में आप सबको सहयोग करेगा। पहली बार कोई संगठन बना महासेना इस तरह की? जी हाँ, अभी प्रदेश में देखा जाए तो मैंने जो हमने जानकारी निकाली है कि मध्य प्रदेश के अंदर अखिल भारतीय पिछड़ा वर्ग महासेना कोई गठन नहीं हुआ है, पहली बार संगठन गठन हुआ है। इस संगठन में आपको क्या जिम्मेदारी दी गई है, उसका निर्वहन कैसे करेंगे? मुझे इस संगठन में अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है और खैर मैं अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी है, लेकिन मैं एक सदस्य बन के ही काम करूंगा इसका और सभी को साथ में लेकर जितने भी समाज के ओबीसी वर्ग पिछड़ा वर्ग के समाज के हमारे भाई हैं, बहन हैं, जो हमारे साथी हैं, अभी उसमें यहाँ कुछ मौजूद भी है जिसमें पद हमारे पवन पाटीदार जी कोषाध्यक्ष हैं, रवि को सचिव बनाया हमने, बेलाज जी हमारे सरपंच जी उनको उपाध्यक्ष बनाया हमने, सुनील चौधरी जी जो एक विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं उनको हमने
उपाध्यक्ष बनाए, ऐसे हमारे 11 कमेटी के सदस्य बने इसके अंदर। उसके बाद हम इसमें लगातार सदस्य हमने अभियान चलाया है। आज सामान्य सदस्य के लिए हमने इनको जोड़ा भी है और ऑनलाइन भी हमने इसकी प्रक्रिया चालू करी है। राजनीतिक सदस्य भी रहेंगे इसमें? हाँ, राजनीति इसमें कोई पार्टी का कोई इसमें पक्षपात नहीं रहे। हम सभी ओबीसी और पिछड़ा वर्ग सब साथियों को जोड़कर इसको कार्य कर रहे हैं। आपका? मैं राकेश यादव, अखिल भारतीय पिछड़ा वर्ग महासेना का अध्यक्ष, और सभी मेरे भाइयों के सहयोग से मुझे इस बनाया है। मुझे मैं सबका धन्यवाद देता हूँ। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है ग्वालियर से। एटीएम से रुपए निकालने पहुंचे पुलिसकर्मी के साथ लूट का मामला। लूट के बाद पुलिसकर्मी को गाड़ी के बोनट पर लटका कर घुमाने का सीसीटीवी आया सामने। एटीएम से रुपए निकालते समय लूटी रुपए 10,000 की नकदी और लूटा एटीएम कार्ड। एटीएम कार्ड से निकाले 20,000 रुपए। ग्वालियर के झांसी रोड थाना क्षेत्र के नाका चंद्रवतनी की घटना। फरियादी ड्राइवर ने 4 से 5 बताई आरोपी लुटेरों की संख्या। लुटेरों को रोकने के दौरान पुलिसकर्मी को गाड़ी के बोनट पर लटका कर घुमाया। दिन दहाड़े हुई लूट की वारदात के बाद हरकत में आई पुलिस ने नाकाबंदी कर लूट की घटना को अंजाम देने वाले 2 आरोपियों को दबोचा। ग्वालियर के बेहट एसडीओपी के ड्राइवर के रूप में पदस्थ है फरियादी नरेंद्र कुमार। ग्वालियर से मनोज चौबे की खास रिपोर्ट। चलो, क्या नाम है आपका? नरेंद्र कुमार। आप पुलिस विभाग में प्रधान आरक्षक हूँ पुलिस। कहाँ पे? मैं एसडीओपी बैठ साहब का ड्राइवर। क्या कुछ घटनाक्रम था? मैं पैसे निकाल रहा था एटीएम से, तो उसी में एक आदमी आया। मैंने कि ये पैसे निकालने आया, उसने मेरा पासवर्ड देख लिया कहने क्या है, और फिर 3-4 लोग फिर और आ गए और उन्होंने मेरा एटीएम छुड़ा लिया। वो पैसे 10,000 में जो निकाले थे वो भी छिन गए और भागे। मैं आगे से भागा उनके पीछे, तो बस आ गई बीच में। बस मैं घूम के गया तो उन्होंने गाड़ी स्टार्ट, बैठ गए गाड़ी में, तो मैंने गाड़ी ठोकी, रोको 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 रोको, गाड़ी स्टार्ट करके मैंने कहा जी मेरे में टक्कर नहीं मारते। सो मैं ऐसे लेट गया और वो बोनट 1 किलोमीटर वहाँ से चंदवनी नाके से और चेतकपुरी गेट पर वहाँ छोड़ा उन्होंने लटका। मैं ला रहा था वो बचाओ बचाओ बचाओ। तो आप अपहरण करके ले गए थे? अपहरण नहीं। कब की घटना है? जो 10:30 बजे के 40 के आसपास। थाने में शिकायत की, आपकी सुनवाई नहीं हुई? आप पुलिस में? सुनवाई नहीं, वो करे टीआई साहब नहीं है अभी FIR करते। वो करे उन्हें अपराधी पकड़े गए हैं, उन्हें ला रहे हैं FIR। कितने लोग थे? कहाँ 5 लोग थे। क्या गाड़ी फ्रॉड करने वाले लोग थे या वैसे ही इन्होंने आपके हाथ से पैसे छुड़ाए, लूट करी है? अब जो मैं पता नहीं कौन थे सर। लूट करी? लूट ही जैसा है। कितने रुपए थे? 10,000 निकाले, मैं पर्ची है मेरे पास। कितने 10,000 निकाले? इसके अलावा भी कुछ एटीएम से पैसे निकाले? हाँ, उन्होंने फिर मेरा एटीएम ले गए छीन के, 10,000 करके 2 बजे निकाल लिए। कितने बजे की घटना है सुबह? ये 8:30 के आसपास थी। तारीख क्या है? हाँ, आज 8 तारीख। आज वहाँ CM का कार्यक्रम भी है, पुल का उद्घाटन, पुलिस भी लगी होगी, तो किसी ने देखा नहीं? शायद अब वहाँ देख रहे होंगे। अब तो गाड़ी पे मेरे को लटकाते हुए स्पीड में लेके चले गए। 10,000 रुपये निकाल लिए। अभी आपने शिकायत की है, तो यहाँ क्या कह रहे हैं? जगह करो FIR हो जाएगा। किस थाने पदस्थ है द्वारा बताइए? कौन? मैं तो SDOP बैठ साहब का ड्राइवर हूँ। पुलिसकर्मी द्वारा एटीएम से पैसे निकालने द्वारा पैसा लिए गया है। जी, लगभग 10-11 बजे के आसपास मुझे नरेंद्र पलिया, जो कि मेरे ड्राइवर हैं, उनके द्वारा कॉल किया है कि साहब मेरे द्वारा मैं एटीएम में पैसे निकाल रहा था, कुछ लोगों ने मेरे से पैसे छीन के मेरा एटीएम छीन के भागे हैं और मैं उनके पीछे भाग रहा हूं। तो मैंने तुरंत कंट्रोल रूम को इस बात की सूचना दी और DL 12C5606 गाड़ी, उसने नंबर बताया, और कंट्रोल रूम और सभी ज़िले के जितने भी नाका पॉइंट अपने हैं सीमावर्ती क्षेत्रों के, सभी को सक्रिय कराया। तो वो गाड़ी जो है पकड़ ली गई है और जो भी लड़के उसमें आए हैं उनको भी पकड़ लिया गया है। पुलिस ने तत्परता से इसमें काम किया, नाकाबंदी करके जो आरोपी हैं उनको गिरफ्तार कर लिया है और अभी उसमें कार्रवाई चल रही है, तैयारी कार्रवाई चल रही है। उसका जो बताना है 3-4 लोग थे, लेकिन अभी हमें प्रथम दृष्टया 2 लोग गिरफ्तार हुए हैं। जो भी और आगे की कार्रवाई होगी वो जैसे तथ्य सामने आएंगे वैसे बताएंगे। इस वक्त की बड़ी खबर मुरैना से आ रही है। मुरैना समार रेंजर श्वेता त्रिपाठी द्वारा अवैध लकड़ी की गाड़ियों से हो रहे अवैध वसूली। मुरैना समार रेंजर श्वेता त्रिपाठी द्वारा आए दिन लकड़ी की
अवैध गाड़ियों को पकड़कर पैसे लेकर गाड़ी छोड़ने के आरोप लगाते आए हैं। ऐसा ही एक मामला अभी भी सामने आया है। गुप्त सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार शनिवार के दिन एक अवैध लकड़ी की गाड़ी जो कैलारा से खैर दोहर विलायती बमूल की लकड़ी लेकर निकली थी, जिसको रेंजर श्वेता त्रिपाठी के साथ डिप्टी रेंजर रवि शर्मा, वन रक्षक दीपक शर्मा, धर्मेंद्र कुशवाहा, ड्राइवर बच्चू प्रजापति के द्वारा शनिवार को पकड़ा गया था। गाड़ी कैलारस के अशोक शिवहरे की बताई जा रही है। गाड़ी को पकड़कर 3 दिन तक मुरैना डिपो में रखा गया था। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार 50,000 रुपए लेकर उस गाड़ी को छोड़ दिया गया। इस संबंध में जब मुरैना सामान्य अधीक्षक माधो सिंह से बात हुई तो उनका कहना है कि मामला हमारी जानकारी में आ गया है। हमने श्वेता त्रिपाठी को नोटिस जारी कर दिया है। जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो कैसे वनों की कटाई रुकेगी। श्वेता त्रिपाठी अवैध वसूली को लेकर हमेशा चर्चाओं में बनी रहती हैं। ऐसे भ्रष्टाचारी कर्मचारी पर जिला प्रशासन को कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए और तत्काल प्रभाव से इनको हटाने की कार्रवाई करनी चाहिए। या इलाही माजरा क्या है, श्वेता त्रिपाठी के भ्रष्टाचार की दवा क्या है। मिल्कीपुर तहसील क्षेत्र के अंतर्गत विकास खंड अमानीगंज क्षेत्र के ग्राम पंचायत भकौली गांव के ग्राम प्रधान राहुल चौहान ने मीडिया से मुखातिब होते हुए गांव के विकास कार्य की उपलब्धियां बताई हैं और उन्होंने कहा कि इंटरलॉकिंग, खड़ंजा, शौचालय, तालाब का सुंदरीकरण, खेत का समतलीकरण, पेंशन, मुख्यमंत्री आवास, लाइट, स्वच्छता अभियान के तहत साफ सफाई की व्यवस्था आदि समुचित व्यवस्थाओं से गांव का विकास कराया जा रहा है। विकास खंड अमानीगंज की ग्राम पंचायत भकौली में विकास कार्यों की मिली सौगात। ग्राम पंचायत देरी में लगभग करोड़ों के विकास से कार्यों से बदहाल सड़कों एवं गांव गलियारों की तस्वीर बदलने का काम किया जा रहा है। ग्राम पंचायत के प्रधान राहुल चौहान व ग्राम पंचायत अधिकारी प्रवीण कुमार व पूर्व प्रधान राम रतन सिंह ने सड़कों व नालियों की सफाई, जलापूर्ति, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और बुनियादी ढांचे के विकास में योगदान दिया जा रहा है। ग्राम पंचायत के प्रधान राहुल चौहान व पूर्व प्रधान राम जतन सिंह के सहयोग से ग्राम पंचायत अधिकारी प्रवीण कुमार लोगों को साथ लेकर विकास कार्यों की जानकारी संग्रह कर रहे हैं। यहाँ लोग अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह कर रहे हैं। इतना ही नहीं, सचिव प्रवीण कुमार लोगों के साथ बैठकर जनता की परेशानियों को सुन रहे हैं। ग्राम पंचायत में चल रहे निर्माण कार्यों को प्रधान स्वयं अपनी जिम्मेदारी के साथ निर्माण कार्य की निगरानी कर रहे हैं। ग्राम प्रधान राहुल चौहान ने बताया, करीब 11,000 आबादी वाली ग्राम पंचायत देरी की तस्करी तेजी से बदल रही है। गांव में कीचड़ भरे रास्तों की जगह अब इंटरलॉकिंग व सीसी रोड नजर आ रहे हैं। बेघरों को मकान और इतना ही नहीं, गरीबों के घर में शौचालय बनवाना उनकी अभी तक की उपलब्धि है। वर्षों में अधूरे काम पर जोर दिया, बदहाल रास्तों की सूरत बदली। ग्राम पंचायत में केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए हर संभव मदद की जा रही है। कुटीर और आवास से हर गरीबों के मकान पक्के होने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। वृद्धजनों को पेंशन और शासकीय योजनाओं से लाभान्वित किया जा रहा है। अपाहिज व गरीबों का सहारा बनकर उनके प्रत्येक कार्य किए जा रहे हैं। गाँव में निर्माण कार्य चल रहे हैं। साफ सफाई और स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। सड़कों और नालियों की सफाई, जलापूर्ति, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और बुनियादी ढांचे के विकास में भी योगदान दिया जा रहा है। हमारे चैनल में प्रधान जी आपका स्वागत है। सर, इस चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद एवं क्षेत्रवासियों आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और प्रधान जी, ये बताइए कि सरकार की महत्वाकांक्षी योजना चल रही है, आप अपने ग्राम पंचायत में विकास के संबंध के बारे में क्या कुछ बताना चाहते हैं? कौन कौन सा विकास काम किया है आपने? सर, हम इंटरलॉकिंग लगवाए हैं 250 मीटर, खड़ंजा लगवाए हैं लमसम 300-400 मीटर, नाला बनवाया है लमसम 250 मीटर, वहीं शौचालय 25 और प्रधानमंत्री आवास 25 से 30, मुख्यमंत्री आवास 20 और एससी जैसे मनरेगा का कार्य हुआ वो एससी का समतलीकरण 2 लोगों का हुआ है। आज विकास कार्य हुए। तो आप जैसे सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है स्वच्छता मिशन के आधार पर नाली, कितनी नाली का निर्माण करवाया, नाला का निर्माण करवाया है? 2 नाला 6 नालियों का निर्माण कार्य करवाया है एवं साफ सफाई के लिए लोगों को बुला के बैठक करवाई है, लोगों को जागरूक किया है। और जो ये दवा छिड़काव होता है, सैनिटाइजर होता है, लोगों को मीटिंग के माध्यम से बुला के पंचायत भवन पर लोगों को जागरूक करके या घूर गड्ढा जहाँ जहाँ है लोगों को जागरूक किया गया, उनको साफ सफाई करने के लिए बताया गया और कुछ जगहों पर साफ सफाई करवाया गया पंचायत में। ठीक है प्रधान जी, एक चीज़ और बताइए कि क्या आपने ग्राम पंचायत की जनता के लिए क्या कोई नई योजना पास करवाई गई कि जिससे आपकी ग्राम पंचायत का विकास हो सके? जी,
ऐसा विचार है आपका? जी विचार है।